दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। जंग बर्बादी का दूसरा नाम है और ये किसी भी इलाके, मुल्क और इंसानियत के लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर आती है। हर अमन पसंद इंसान की ख्वाहिश होती है कि किसी भी सूरत जंग से बचा जाए, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जिनका मकसद ही जंग को रोकना है। लेकिन जंग जहां तबाही का बायस बनती है, वहीं इससे बाज कारोबार चमक जाते हैं। मसलन वेपन्स और ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है, नित नई इकसाम की ज़रूरियात पैदा हो जाती हैं, या पहले ही से मौजूद बाज़ अशिया की अहमियत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि अब उनकी मांग में अचानक बेपनाह इजाफा हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो इसीलिए जंगों के दौरान शर में से खैर का पहलू भी बाज़ औक़ात निकल आता है और कुछ ऐसी चीज़ें ईजाद हो जाती हैं जो इतनी मुफीद साबित होती हैं कि जंग के बाद भी आम जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। चंद ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम जानते हैं जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग अज़ीम के दौरान या तो ईजाद हुई या कमर्शियल बुनियादों पर इसका इस्तेमाल पहली बार इस जंग के दौरान शुरू किया गया। माइक्रोवेव ओवन से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आजकल ये हर घर, हर किचन की बुनियादी ज़रूरत है। माइक्रोवेव ऐसी शुआएं हैं जिन्हें इंसानी आंख से देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये ओवन में गर्म करने वाले असरात पैदा करती है। क्या आपको मालूम है कि माइक्रोवेव ओवन की ईजाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान महज इत्तेफाक से एक तजर्बे के नतीजे में हुई थी? पर्सी स्पेंसर, एक अमरीकी साइंसदान जो रेडार टेक्नोलॉजी के माहिर थे, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लेबॉर्ट्री में अपने तजर्बात में मसरूफ़ एक छोटे रेडार सेट के सामने खड़े थे कि अचानक उनका ध्यान अपनी जेब में पड़ी हुई उस कैंडी की तरफ गया जो रेडार सेट से निकलने वाली शुआओं से पिघल रही थी। पहले तो वो बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर एहसास हुआ उन्हें कि ये तो रेडार सेट में से निकलने वाली शुआओं की वजह से गर्म हो रही है। उन्होंने सोचा क्यों ना दूसरे खानों पर भी यही टेस्ट किया जाए। फिर उन्होंने इन शुआओं को पॉपकॉर्न, अंडों और दूसरे खानों पर टेस्ट करना शुरू कर दिया। टेस्ट कामयाब साबित हुए, यानी सब चीज़ें अच्छी तरह गर्म होकर खाने के काबिल हो गईं। इस कामयाबी के बाद इंजीनियर्स ने पर्सी स्पेंसर के इस हादसाती दरियाफ्त पर मज़ीद काम करना शुरू कर दिया और 1 साल बाद पहला कमर्शियल माइक्रोवेव ओवन मार्केट में आ गया। यूं जंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के ज़रिए माइक्रोवेव ओवन की ईजाद हुई जो आज हर घर और किचन की शहरी ज़रूरत बन चुकी है। आपने कभी ना कभी अपनी किताबों, नोट्स की बाइंडिंग करते हुए या फिर अपने घर के पाइप की लीकेज को रोकने के लिए एक मजबूत किस्म की टेप ज़रूर इस्तेमाल की होगी। इस टेप को डक्ट टेप कहते हैं। ये टेप भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हंगामी बुनियादों पर तैयार की गई थी। 1943 में एक अमरीकी खातून फैक्ट्री वर्कर वेस्टा स्टॉट, जो एक असलहा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी, वहां पर गोला बारूद के बॉक्सेस को पैक करने के लिए पहले एक कागज़ की टेप के साथ सील किया जाता और फिर इन बॉक्सेस को वाटरप्रूफ बनाने के लिए एक दफ़ा मोम में डुबोया जाता। मोम की तह की वजह से जंगी महाज पर इन बॉक्सेस की पैकिंग को खोलने पर फौजियों का काफ़ी वक्त सरफ हो जाता था। वेस्टा स्टॉट चूंकि इन बॉक्सेस की इंस्पेक्शन करती थी, उसे सारे अमल में ख़राबी महसूस हुई। उसने सोचा क्यों ना कपड़े का इस्तेमाल करके ऐसी टेप बना ली जाए जो वाटरप्रूफ भी हो, मजबूत भी हो और उसको खोलने का अमल भी आसान हो। उसने ये मशवरा अपने सुपरवाइज़र को दिया, लेकिन उसके सुपरवाइज़र ने मशवरे को कोई अहमियत ना दी। फिर उसने उस वक्त के अमेरिकी सदर को एक ख़त लिखा जिसमें उसने मसला भी तफसील से बयान किया और उसका हल भी। अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट इस आइडिया से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने वो ख़त वॉर प्रोडक्शन बोर्ड को भेज दिया जहां इस आइडिया को मंजूर कर लिया गया और वेस्टा स्टार्स को भी एक ख़त के ज़रिए आगाह कर दिया गया। फिर वॉर प्रोडक्शन बोर्ड ने जॉनसन एंड जॉनसन की मातहत कंपनी इंडस्ट्रियल टेप कॉरपोरेशन को वेस्टा स्टॉट के आइडिया के मुताबिक टेप तैयार करने का काम सौंप दिया। ये कंपनी बाद में परमासेल के नाम से मशहूर हुई। डक्ट टेप तैयार होने के बाद इत्तेहादी फौज में काफ़ी मकबूल हुई। आपने कभी कप को जोड़ने के लिए या अपने बैट को जोड़ने के लिए ग्लू का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। क्या आप जानते हैं कि ये ग्लू भी हादसाती ईजाद है? इसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही बनाया गया।
1942 में दूसरी जंग अजीम के दौरान एक अमरीकी साइंसदान हैरी कोवर इत्तेहादी अफवाज के लिए गन के ऊपर लगाने वाले लेंस की तैयारी में मसरूफ़ थे कि हादसाती तौर पर एक मुरक्कब तैयार हो गया जो हर एक चीज़ को अपने साथ इंतहाई मजबूती से चिपका लेता था। हैरी कोवर ने वक्ती तौर पर इस मुरक्कब को नज़रअंदाज कर दिया और अपने असल काम पर फोकस जारी रखा। तकरीबन 1 अशरे यानी 10 साल बाद वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम में मसरूफ़ थे कि दोबारा वैसा ही मुरक्कब तैयार हो गया, लेकिन अब की बार उन्होंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि इसका पेटेंट हासिल करके इसको मार्केट में मुतारिफ करवाया। अगरचे ये ग्लू चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद में होने वाली जंगों के दौरान या दूसरे हंगामी हालात में इसको ज़ख्मों से खून के बहाव को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज भी इसकी मुख्तलिफ इक़साम मार्केट में मौजूद हैं। इन्फेक्शन से तो हर शख्स का पाला ज़रूर पड़ता है, जैसे गले का इन्फेक्शन, जिल्द का इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस के इलाज के लिए पेनिसिलिन को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है जो कि बैक्टीरिया के फैलाव को रोकती है। ऐसी अद्वियात को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान में ऑगमेंटन वगैरह दस्तयाब होती हैं। एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त से पहले की दुनिया इंतहाई ख़तरनाक थी। बाज़ औक़ात एक छोटा सा ज़ख्म इन्फेक्शन बनकर इंसान की मौत का बायस बन जाया करता था। यूँ तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन दरियाफ्त कर ली थी जो इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ एक इंतहाई मौसर दवा थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं शुरू हुई थी। लिहाजा अमरीकी हुक्काम ने जंग के दौरान इसकी अहमियत को तस्लीम करते हुए तरजीही बुनियादों पर इंतहाई बड़े पैमाने पर पेनिसिलिन की तैयारी को फ़रोग़ दिया। एक अंदाजे के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका ने इत्तेहादी फ़ौज के लिए 2.3 मिलियन डोजेज़ या खुराकें तैयार की, यानी 23 लाख डोजेज़। इतने बड़े पैमाने पर इत्तेहादी अफवाज के लिए पेनिसिलिन की तैयारी जंग के दौरान इंतहाई मददगार साबित हुई। इस दवा ने हैरानकुन तौर पर बेशुमार सिपाहियों की जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। जंग के बाद आम लोगों को भी इस ज़िंदगी बचाने वाली दवा तक रसाई मुमकिन हुई और हम आज भी किसी न किसी सूरत में अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेनिसिलिन के फार्मूले से बनी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मशहूर कहावत है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये कहावत उस वक्त सच साबित होती नजर आई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान ने डच ईस्ट इंडीज़, जो कि आजकल इंडोनेशिया कहलाता है, पर हमला किया तो अमेरिका और इत्तेहादियों को रबड़ की सप्लाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जंग के दौरान रबड़ की कमी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए इंतहाई संगीन मसला बन गया, क्योंकि रबड़ तकरीबन हर मिलिट्री मशीन की तैयारी में इस्तेमाल होती थी। इसकी कमी इत्तेहादियों की शिकस्त का बायस भी बन सकती थी। सूरत हाल की संगीनी से निपटने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जल्द अज जल्द कोई मुतबादल चाहिए था। 20वीं सदी के अवाइल में साइंसदान मसनूई रबड़ बनाने के कामयाब तजर्बात तो कर चुके थे, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार पर काम होना बाकी था। लिहाजा अमेरिका ने एक खतीर रकम मसनूई रबड़ प्लांट के डिज़ाइन और तैयारी के लिए मुख्तस की और रिकॉर्ड टाइम में कामयाबी के साथ बड़े पैमाने पर मसनूई रबड़ की पैदावार शुरू कर दी, जो इत्तेहादियों की फतह में इंतहाई मददगार साबित हुई। आज भी ऑटो इंडस्ट्री में टायर्स की तैयारी के लिए कुदरती रबड़ के साथ साथ मसनूई रबड़ भी तैयार की जाती है। मसनूई रबड़ की आलमी मार्केट का हुज्म अरबों डॉलर्स में पहुंच चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ चंद इजादात के बारे में बताया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई। इसके अलावा भी बेशुमार छोटी बड़ी इजादात और दरियाफ्तें इन्हीं जंगों के दौरान हुई, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल या तो तर्क हो गया या वो आज भी अपनी इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल में मौजूद है। बहुत सी इजादात ऐसी भी हैं जो कि हुई तो बाद में, लेकिन इनका मेजर ब्रेक थ्रू जंग के दौरान ही किसी न किसी तजर्बे या रिसर्च का नतीजा था।